कोशिश रही है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी यंग प्रोफेशनल, कोई भी इंसान बिजनेस के बारे में A to Z सीखे। इंडिया में अगर आपको किसी भी बिजनेस को स्केल करना है, स्टार्टअप की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो ऐसा पॉडकास्ट एपिसोड देखना बहुत जरूरी है नोट्स लेते हुए। याद रखिए, दिस इज फॉर पीपल हु आर नॉट फ्रॉम बिजनेस फैमिलीज, बट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप एक बिजनेस फैमिली से हो, आपको इस एपिसोड से ज्यादा यूजफुल एपिसोड यूट्यूब इंडिया पर नहीं मिलेगा। याद रखिए, आज भी ज्यादातर इंडियन फैमिली बिजनेसेस जुगाड़ पे चल रहे हैं। ना कोई सिस्टम है, ना गवर्नेंस, ना सक्सेशन का प्लान, बस पापा संभाल रहे हैं या भाई देख लेगा। और इसी तरह बहुत सारे बिजनेसेस की लेगेसी खत्म होती है, क्योंकि केओस, ईगो और स्ट्रक्चर की कमी सब कुछ गिरा देती है। इसलिए आज के पॉडकास्ट की गेस्ट है प्रोफेसर राजीव गुप्ता, एक्स वीपी रिलायंस, पहले सीईओ एक 60 साल पुरानी फैमिली बिजनेस के, और अब चेयरपर्सन मास्टर्स यूनियन के फैमिली बिजनेस प्रोग्राम में। हर टाइप की फैमिली बिजनेस का उनको अंदर से एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की नॉलेज है, जनरली स्पीकिंग स्टार्टअप दुनिया की नॉलेज है। बिजनेसेस क्यों फेल होते हैं, बिजनेसेस को बचा कैसे सकते हैं, इस बिजनेस कोच को सब पता है। नहीं, Rajiv sir has helped multiple entrepreneurs and business families through their own journeys. याद रखिए, ये एक प्रैक्टिकलिटी थीम पॉडकास्ट है। राजीव सर खुद बहुत मशहूर है इस वजह से कि वो सिर्फ ज्ञान नहीं देते, उन्होंने खुद की एक बुक भी लिखी है, द लाला कंपनी, जो ब्रूटली ऑनेस्ट, कॉमेडिक और नो फिल्टर तरीके से इंडियन फैमिली बिजनेसेस को एक्सपोज करती है। अगर आप भी बिजनेस फैमिली से हो या अगर आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हो, तो ये एपिसोड देख के आपको लगेगा कि आपकी खुद की कहानी चल रही है। मास्टर्स यूनियन में राजीव सर सिखाते हैं कि कैसे एक फैमिली रन बिजनेस को एक फ्यूचर रेडी बिजनेस में बदला जा सकता है। और हाँ, एक फुल स्कॉलरशिप भी मिल रही है उनको जो सीरियसली अपना फैमिली बिजनेस ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ऑल द डिटेल्स आर गिवन डाउन बिलो। इससे ज़्यादा यूजफुल बिजनेस पॉडकास्ट हमने नहीं क्रिएट करा है TRS पर, तो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड, टेक नोट्स। चाहे आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हो, आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हो, या अगर आप खुद के फैमिली बिजनेस को स्केल करना चाहते हो, दिस इज द पॉडकास्ट फॉर यू। एंजॉय, बट गेट सेट। एक और नोटबुक और पेन वाला पॉडकास्ट राजीव गुप्ता सर के साथ। सर, आजकल ना एक क्रेज़ चल रहा है ऑनलाइन कि लोगों को पैसे बनाने, लोगों को करियर गाइडेंस चाहिए, लोगों को बिजनेस गाइडेंस चाहिए। आपके पीछे हमने ऑन करी है एक नीली कलर की लाइट, मतलब टाइम फॉर बिजली MBA। इंटरेस्टिंग। वेलकम टू TRS सर। पॉडकास्ट की शुरुआत में हम झट से लोगों को सिखाएंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए खुद का बिजनेस करियर कैसे प्लान करते हैं, AKA गुज्जू बिजनेस सीक्रेट्स एंड माड़ू बिजनेस सीक्रेट्स एंड सिंधी बिजनेस सीक्रेट्स। नमस्ते सर। ओके, नमस्कार। आर यू रेडी फॉर बिजली MBA? एब्सोल्युटली। ओके, बिजली MBA का पहला सवाल, 3 सबसे बड़े टिप्स क्या होते हैं यंग लोगों के लिए, ताकि वो लाइफ में बिजनेस खड़ा कर सके? सबसे पहला टिप ये है, कहाँ जाना है भाई, दिशा क्या है, क्योंकि दिशा ही दशा को सेट करेगी। क्यों जाना है, पर्पस क्या है, और कैसे जाना है, रास्ता क्या है, ये 3 चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। ओके, दैट्स ऑल। ओके, इन सारे क्वेश्चंस को और ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे पॉडकास्ट के दौरान। श्योर। ओके, अगला सवाल। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो ओवर टाइम फेड अवे हो जाते हैं या उनका डाउनफॉल हो जाता है, तो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है किसी लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बिजनेस की? कई बार क्या होता है कि जब आदमी को सक्सेस मिलती है ना, तो वो सर पे चढ़ जाती है। वो सोचता है मेरे को सारे आंसर्स आते हैं, और जब वो कहता है कि मेरे को सारे आंसर्स आते हैं, तो उस नशे में वो कोई ऐसा हैजार्डस रिस्क ले लेता है विच इज़ नॉट ड्रिवन बाय डेटा और द रियलिटी, इट इज़ ड्रिवन बाय हिज ईगो। और उसमें क्या होता है कि एक वो जुआ खेलता है। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ बिजनेस रिस्क।
और वो जुआ अक्सर ड्रिवन बाय ईगो होता है एंड इट इज़ नॉट बैक्ड बाय नंबर्स एंड देन जो भी बिल्ड किया इट फॉल्स फ्लैट ऑन द फेस. एंड ऑफ द स्टोरी. ओके, क्योंकि ये एक स्केलिंग बिजनेस स्पेशल है, फैमिली बिजनेस स्पेशल है, इसलिए आपसे सवाल ये है कि जो सक्सेसफुल बिजनेसेस है इन द लॉन्ग टर्म, उनके ओनर्स अपने बच्चों को 3 मेन टिप्स क्या देते हैं अक्सर? देखो, बच्चों को पेरेंट्स का एक ही होता है, मेहनत करो. उनको सब हमेशा ही लगता है यार हमारे टाइम में बड़ी मेहनत होती थी. फर्स्ट इज मेहनत करो. सेकंड इज ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट मत करो. दोस्तों को भी सोच समझ के बनाओ. और तीसरा ये है कि यार मेरी बनाई हुई चीज़ के ऊपर ऐश मत करो. अपने पाँव पे खड़े होके दिखाओ. अर्न योर स्ट्राइप्स. वो हमेशा ही चाहते हैं कि ठीक है मैं तो बना के दे रहा हूँ, लेकिन मैंने इतनी मेहनत से बनाया, तुमने अपने लिए क्या किया, तुमने अलग से क्या किया. तो उनका हमेशा ये एडवाइस भी होती है और ये कंसर्न भी होता है कि जब तक ये खुद अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे तो मैं जो इनको देने वाला हूँ ये उसको भी नहीं संभाल पाएंगे. ओके, अभी इसी सवाल को एक्सपैंड करते हुए एक प्रैक्टिकल सवाल पूछूंगा. बिजनेस सर्कल्स में कहा जाता है कि जो अंबानी फैमिली की 3rd जनरेशन है वो बहुत केपेबल है एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस फैमिलीज. ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज रिजल्ट्स आ रहे हैं. अगर आप देखो इतना इंटेलिजेंटली बिजनेस को डिवाइड किया गया. इट्स नॉट ईजी टू डिवाइड रिलायंस एम्पायर, बट उसको डीएनए ऑफ द बच्चों के डीएनए के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया. गवर्नेंस मैकेनिज्म्स लगाए गए एंड पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस एंड पोटेंशियल ऑफ द नेक्स्ट जेन को मैच किया गया. दैट इज़ वन. सेकेंड चीज़ ये है, रिलायंस जिस स्केल पे बैठा है, यू नो आई यूज़ द टर्म एस्केप वेलोसिटी. वो ऑलमोस्ट एस्केप वेलोसिटी पे है. पीपल, प्रोसेस, सिस्टम, गवर्नेंस, इट्स अ वेल ऑयल्ड मशीन. तो अगर बच्चे केपेबल नहीं होते तब भी बड़ा मुश्किल होता डिस्ट्रॉय करना. बट बच्चे केपेबल हैं. अपने ग्रैंडफादर को देखा है, अपने फादर को देखा है, मेहनत करते हुए देखा है. तो क्या होता है जब आप बच्चे देखने से सीखते हैं, बोलने से नहीं सीखते, तो वो डीएनए, वो मेहनत, वो सेल्फ सेक्रीफाइस आ जाता है. दैट्स द रीजन एवरीबडी इज वेरी श्योर दैट दिस जनरेशन इज गोइंग टू डू वेल. ओके, इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान ना सर मैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव से भी बात करूंगा. बिल्कुल. और जो लोग बिजनेसेस इनहेरिट करने वाले हैं अपने पेरेंट्स से, उनके पर्सपेक्टिव से भी सवाल पूछूंगा एज वी मूव फॉरवर्ड. ओके, अगला सवाल. भारत में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पैसे बोरिंग बिजनेसेस में होते हैं जो ग्लैमरस नहीं है. क्यों? देखिए, बोरिंग बिजनेस क्या है आजकल के बच्चों के लिए? उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब फैक्ट्री में जाना, शॉप फ्लोर पे जाना, लेबर से मगजमारी करना, मशीन्स को देखना, क्वालिटी को देखना, एंड इट इज़ रेपिटेटिव. बट अगर हम एमएसएमईज को देखें, जितने भी एमएसएमईज हैं, यू नो ऑलमोस्ट 60% ऑफ देम आर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो इसीलिए ये कहा जाता है कि यार बोरिंग है. लेकिन अगर हम ज़रा ध्यान से सोचें, कौन सा देश मैन्युफैक्चरिंग के बिना बड़ा हुआ है? ट्रेडिंग के दम पे कौन सा बड़ा हो गया है? तो मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता क्योंकि उसमें रेपिटेशन है. सो ये कहावत सही है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई ऐसा है, पेशेंस रखो. इट इज़ फीडिंग योर बिल्स, इट इज़ फीडिंग यू नो ऑल योर, जो अभी आप अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो उसके साथ भी चलना सीखो. हर वक्त ग्लैमरस चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती. हाँ जी, मेरा खुद का भी एक बिजनेस है. इट्स अ टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, मीडिया एजेंसी है. बहुत ग्लैमरस कंपनी मानी जाती है, मंक एंटरटेनमेंट. ठीक है, बट वी हैव बिल्ट इट ओवर 7 years और हमने घिसाई देखी है, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस देखे हैं. एंड एट दिस पॉइंट ना, एज यंग बिजनेस प्रोफेशनल्स ये पता चला है कि यार एट सम पॉइंट ना कोई ऐसा बिजनेस खोलना चाहिए जहाँ रिपीटेबिलिटी फैक्टर हो प्रोडक्ट में, वेयर यू कैन डिजाइन अ प्रोडक्ट वंस एंड कीप ग्रोइंग इट फॉरएवर. ये आपने बहुत ही अच्छा बोला है, क्योंकि अगर हम कस्टमाइज चीज़ें कर रही हैं ना, जितनी बार मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, आपका डिज़ाइन बन गया, आपका इफ़ इट इज़ अ मास प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आपने मेहनत करी, देन यू कैन रीप द बेनिफिट्स फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम. जो बिजनेस आपने बताया, भैया रोज़ कुआं खोदना है और रोज़ पानी पीना है, और अगले दिन कुएं की खुदाई और अच्छी तरह होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए हैं. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट.
पता है सर, मुझे लगता है कि ऑडियंस भी अब तक ये समझ गई है कि जो बिजनेसेस प्रॉफिटेबल है वही कूल बिजनेसेस है आज के ज़माने में। वो फेज गया जहाँ बिजनेस का कूल होना या ना होना उनके रेज्ड कैपिटल पर डिपेंडेंट था। एट दिस पॉइंट पीपल अप्रिशिएट बिजनेसेस दैट मेक मनी। और मैं मानता हूँ कि भारत में, मॉडर्न डे भारत में 99% ऑफ द प्रॉफिटेबल बिजनेसेस आर रिपीटेबिलिटी बेस्ड। बिल्कुल ठीक है। एक ऐसी चीज़ जो आप दोहरा सकते हो राइट, हर दिन, हर साल, एंड देन लर्न टू स्केल इट। यस एब्सोल्युटली, फेयर टू से, बिल्कुल ठीक है। उसकी कोचिंग देंगे आज। ओके, मूविंग ऑन। हमारे देश के सबसे आइकॉनिक ग्रुप का नाम है टाटा ग्रुप। 160 सालों के लिए वो प्रॉफिटेबल रहे हैं। They've grown their overall group of businesses. तो उनकी 3 बिजनेस सीक्रेट्स जानना चाहूँगा। ठीक है, आई थिंक ग्रेट क्वेश्चन। पहली चीज़ ये है कि टाटा की जो पूरी फैमिली रही है, राइट फ्रॉम फाउंडर टिल रतन टाटा, कभी भी मालकियत वाली फीलिंग ही नहीं थी। कस्टोडियनशिप, भैया मैं कस्टोडियन हूँ अगली जनरेशन का, मैं मालिक नहीं हूँ इसका कि मेरे को ऐश करनी है। फर्स्ट। सेकंड थिंग, जो सोसाइटी के लिए गिव बैक वाली चीज़ है, अब हम लोग CSR आ गया 2% दे दो, उस समय कोई रूल नहीं था। बट वे बैक 70 years back, there was a creche in the factory for women. There were benefits that did not exist in corporate India जो टाटास देते थे। So concern for society, give back to society and take care of your employees, ये जो 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स रहे उनके। बट आई विल ऐड अ 4th वन। बिजनेस कहीं भी जाए, वैल्यू सिस्टम से ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज। एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम माई फ्रेंड्स हु वर्क विद टाटास, कई बार वो कहते हैं यार स्पीड मनी, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पीड मनी? वो कहते हैं भाई ऐसा कोई बात नहीं, स्लो कर लेंगे, पैसा नहीं देंगे। सो टू बी एबल टू स्टैंड ग्राउंड कि ठीक है यार बिजनेस का लॉस होगा कोई बात नहीं, मैं रहूँगा, वैल्यू सिस्टम। तो ये 3 के आपने 3 बोले, मैंने चौथा भी ऐड कर दिया। आई थिंक दैट इज़ वेरी रेयर। और अगर ये वैल्यू सिस्टम्स मेंटेन हो जाते हैं, आई थिंक दिस कंपनी इज देयर फॉर इटर्निटी। और ये लेसन सबको सीखना चाहिए। सब्र और शुक्र। सब्र और शुक्र। That's Yeah, I like actually it. a Yeah, core that's of very Tata. nice. Yeah. ओके, एक और हाइपोथेटिकल प्रैक्टिकल सवाल। आपके अनुसार हमारे देश के सुपरस्टार शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन को क्या कहेंगे बिजनेस के बारे में? क्योंकि कहा जाता है कि शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे बेस्ट बिजनेसमैन है। बिल्कुल। आर्यन खान को क्या कहेंगे? उनको ये कहेंगे, बेटा तूने मेरे को देखा है ना, मैं कितने बजे सोता हूँ, कितने बजे उठता हूँ, और मैंने अपनी क्या हालत कर ली है। ही इज़ एग्जैक्टली ऑफ माई एज। ओके, ही हैज़ टू फर्स्ट टेल, बेटा ऐसे ही शाहरुख नहीं बन जाता। शाहरुख बनने के लिए 14, 16, 18, 20, 22 घंटे काम करना पड़ता है। और इतनी वेल्थ, इतनी शोहरत आने के बाद भी आई एम नॉट सिटिंग ऑन माई लॉरल्स, अब तो मैं बन गया। तो सबसे पहले वो सिखाएगा जो मैंने शुरू में आपने पूछा, मेहनत, वो नॉन नेगोशिएबल है। दूसरा, शाहरुख का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबको साथ लेकर चलो, रिस्पेक्ट। ही नोज हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल, whether it is a fan, whether it is an extended family or friends, he knows how to respect people. I think that is the second tip he is going to give him. And third, he will tell, I'm sure, to Aryan कि बेटा अपने फादर और ग्रैंडफादर को देखो, हम कहाँ से उठ के आए हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद भी दिमाग में नहीं चढ़ा मैं अभी भी ग्राउंडेड हूँ। तो बेटा ग्राउंडेड रहना, हवा में मत तैरना, क्योंकि हवा में तैरोगे ना तो ऊपर वाला रास्ता आपका कहीं ना कहीं आपको गिराता है। आई थिंक दीज आर द 3 थिंग आई एम श्योर ही वुड बी टेलिंग आर्यन। पर्सनल फाइनेंस पर्सपेक्टिव से क्या कहेंगे? पर्सनल फाइनेंस से वो ये कहेंगे कि देखो दोस्त, ऐसा है कि एक होती है पर्सनल वेल्थ, ठीक है, उसको इंसुलेट कर लो बिजनेस से, जिससे कि बिजनेस ऊपर नीचे होता भी रहे। तो आपका जो एक लाइफस्टाइल की आपको एक आदत पड़ गई है, सो वो आपकी चलती रहे। सो आई एम श्योर ही विल क्रिएट दोज आयरन वॉल्स विच एनी स्मार्ट बिजनेस फैमिली डज, कि यार ये मेरी पर्सनल वेलबींग के लिए, हम रोजी रोटी आप समझ जाओ, दोज कार्स, दैट लाइफस्टाइल, एंड सेपरेट दैट फ्रॉम द बिजनेस। आई थिंक दैट वुड बी हिज वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, बिकॉज बिजनेस, डिस्पाइट बीइंग अ गुड लीडर, anything can happen. Business का मतलब risk है. It can be because of you, it can be in spite of your best efforts. I think that's what he will definitely tell him.
बिकॉज शाहरुख हैज ऑल्सो कम फ्रॉम अम्बल बिगिनिंग, और जो अम्बल बिगिनिंग होती है ना, वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की छाप छोड़ देती है, और 2-3 जनरेशन तक वो रहती है. सो आई एम श्योर ही विल से बॉस ये चीज़ तो सिक्योर करके चलो. अक्षय कुमार सर आए थे शो पर, उनसे भी मैंने ये पूछा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मिडिल क्लास का लड़का है अभी भी. उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ही इवन सेड दैट. उस वजह से मेहनत हो रही है. बिल्कुल ठीक. तो इट्स अ सुपर पावर ऑलमोस्ट आई फील. यस. तो हमने यहाँ टाटास की बात करी है, अंबानीज की बात करी है, शाहरुख खान की बात करी है. आपसे थोड़ा एक गुगली सवाल पूछना है कि ये जो टॉप ऑफ द टॉप लोग होते हैं भारत में, इनकी पर्सनल फाइनेंस स्ट्रैटेजी अक्सर क्या होती है? देखो ये क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इनकी ये होती है, डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट. पहली चीज़ ये हाँ है, जी. डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. दूसरा, डोंट ट्रस्ट वन वेल्थ मैनेजर, हैव मल्टीपल वेल्थ मैनेजर्स. तीसरा, टेक अ मिक्स ऑफ पीपल यू नो हु आर मैनेजिंग योर वेल्थ, टेक अ मिक्स ऑफ पीपल यू डोंट नो, प्योर प्रोफेशनल. आई थिंक कोई भी स्मार्ट बंदा इन तीनों चीज़ों से चलता है, बिकॉज दिस इज द ओनली वे टू डाइवर्सिफाई एंड मिटिगेट योर रिस्क. सारे अंडे ना तो एक बंदे के पास डालने हैं, ना एक असेट क्लास में डालने हैं, ना ये मेरा दोस्त है इसको देने हैं. दोस्त भी है और प्रोफेशनल भी है. आई थिंक दिस इज व्हाट दे फॉलो, एंड नो वंडर दे डू वेल. आई मीन, इफ यू सी लास्ट 3-4 years, and that's what, if you see any studies, I mean, the wealth of the richest people in the country in 3 years would have more than doubled, maybe 2.5x. Yeah. यही सीखना है हमारे देश के मिडिल क्लास को बिल्कुल, एब्सोल्युटली. कि वहाँ तक कैसे पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद और आगे कैसे जाए. टू फर्दर दैट क्वेश्चन सर, माना जाता है कि हमारे देश के जो सबसे अमीर लोग हैं उनका मैक्सिमम पैसा रियल एस्टेट में, स्पेसिफिकली लैंड. सच है ये? बिल्कुल सही है. ओके. क्योंकि देखो क्या है कि लैंड के साथ ना एक हमारी आस्था जमी हुई है कि भाई जमीन जायदाद सोना. सो जमीन सबसे पहले आती है, बट अगेन इट डिपेंड्स आप किस नेटवर्थ की बात कर रहे हो. इफ़ यू आर टॉकिंग समबडी विद multi-thousand crore, sort of asset base, then he would have maybe 25-30% in the land and in others. You get my point? But जिसकी नेटवर्थ थोड़ी कम है, मे बी द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड मे बी हायर इन दैट. क्योंकि इंसान के दिमाग में ये घुसा हुआ है, क्यों ज़मीन में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक तो ज़मीन को बेच के नहीं खा सकते. आज मेरा खर्चा आया तो यू आर फोर्स्ड, इट्स अ फोर्स्ड लॉकिंग. दूसरा, सबको पता है कि गॉड हैज स्टॉप्ड मेकिंग लैंड, और बढ़ेगी. वाह. तो भैया ज़मीन में लगाओ, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चौखी इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए डालते हैं. बट एज आई सेड, वंस यू रीच अ वेरी हाई लेवल, बिकॉज देन यू ऑल्सो गेट वेल्थ एडवाइजर्स हु विल एक्सप्लेन यू कि सर लैंड के अलावा भी अदर एसेट क्लासेस हैं. बट अप टू अ सर्टन नेटवर्थ, आई एम सेइंग से अबाउट 50% और मे बी क्लोजर टू 50% वुड बी इन लैंड. आई होप कि ऑडियंस ये समझे कि कितना वैल्यू मिल रहा है इस शॉर्ट बिजली MBA में से ही. थैंक यू. एंड अभी 10 मिनट खत्म हुए ऑफ रिकॉर्डिंग, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ सर. सवाल ये है कि जिन बिजनेस फैमिलीज में सिर्फ बेटियां हैं आज के ज़माने में 2025 में, वहाँ फैमिली पेट्रियार्क की मेंटालिटी अलग होती है. क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है भारत में? देखो बिल्कुल अलग है. अगर आपका एक बेटा एक बेटी है, उससे कंपेयर करते हैं तो बड़ा क्लियर है. बेटी की शादी में लगा दिया, सारा कुछ बिजनेस बेटे को जाएगा. ये आज भी होता है. आज भी ऐसे ही है. इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आपने तो ये सोच लिया कि यार बेटी को शादी में जो देना था दे दिया, 5 साल बाद वो उठ के आ गई, लॉ तो कहता है उसका 50% है, तो लड़ाई आप लगवा रहे हो तो क्लैरिफाई कर दो. लेकिन आपका क्वेश्चन अलग है. अगर 2 बेटियां हैं, उसमें 2 तरीके की जो बिजनेस ओनर्स इतों से मैं बात करता हूँ. एक बोलते हैं भाई ऐसा है, दोनों बेटियां हैं, एक बेटी बिजनेस में इंटरेस्टेड है, एक नहीं है, लेकिन शेयर ऑफ द बिजनेस दोनों को बराबर दूंगा. दूसरी वाली इज़ अ म्यूजिशियन, दूसरी वाली इज़ अ टीचर, दूसरी वाली इज़ डूइंग रिसर्च इन अमेरिका. शेयर दोनों को बराबर मिलेगा. अब आ जाती है बात चलाने की. कुछ लोग कहते हैं मैं सन इन लॉ को इन्वॉल्व कर लूँगा, आई हैव नो प्रॉब्लम. बट काफ़ी बिजनेस फैमिलीज, खासकर हमारी कम्युनिटी की, वो कहती है ना भाई, सन इन लॉ अपना काम करेगा, बेटी अपना करेगी, गवर्नेंस मैकेनिज्म लगा दूंगा, इन लॉज को नहीं घुसने दूंगा बिजनेस में, ये बड़ा क्लियर है.
सो व्यू बड़ा क्लियर है उनका कि अगर बेटियां हैं उनको शेयर दिया जाएगा और वो बिजनेस को चलाएं, चाहे एक चलाए चाहे दो चलाएं, और दोनों बेटियों को बराबर मिलेगा। तो एथिकल और लीगल एंगल ये है कि एग्जैक्ट करेक्ट बंटवारा होना चाहिए। चाहे लड़के लड़की, अगर 2 लड़के हैं और 1 लड़की है तो 1/3 है, एक लड़का 1 लड़की है तो 50-50 है। और अगर नहीं करना ऐसा, देखिए मैं ये कह रहा हूँ लॉ कुछ कहता है, लेकिन कुछ नॉर्म बने हुए हैं हमारे कल्चर में। एक है कि यार अब एक घर में, जैसे एग्जांपल है, मेरे फादर का एक पूरा घर है, पूरी बिल्डिंग है, और वो कमर्शियल हो गई। अब माँ बाप तो मेरे साथ ही रह रहे हैं ना, तो बेटी कहाँ से आएगी? उसको तो दे दिया मैंने, तो मेरे नाम पे ही होगी ना। मैं एक घर का एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसी बिजनेस का बेटा संभाल रहा है ना, उसकी तो शादी हो गई। पर मैं ये कह रहा हूँ लॉ जब से चेंज हुआ है, और मैं हर एक बिजनेस फैमिली से, बिकॉज इस कोर्स में भी अदरवाइज कंसल्टिंग, मेरे से सबसे पहले मैं पूछता हूँ भाई ऐसा है, विचार बनाया कि नहीं? नहीं सोचा, नहीं इसके बारे में। क्यों नहीं सोचा भाई? सोचो, डिस्कस करो, डॉक्यूमेंट करो और कन्वे करो कि ये प्लान है, बेटी को नहीं दूंगा, या 50% नहीं दूंगा, 25% दे दूंगा क्योंकि बेटा चला रहा है। इट हैज़ टू बी फेयर एंड इक्विटेबल। देखिए एक वर्ड है इक्वल और इक्विटेबल। इक्वल की बात नहीं हो रही है, इट हैज़ टू बी इक्विटेबल, मीन्स इट हैज़ टू बी फेयर, इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन सम फॉर्मूला और सम मेथड। इट कांट बी आर्बिट्रेरी। ये बहुत ज़रूरी है लड़कियों के मामले में, क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर बाई चांस आपके मन में ऐसा है, सबकॉन्शियस माइंड में, कि बेटी को 50% नहीं देना, तो ये क्लियर होना चाहिए क्यों नहीं देना। आई वंडर कि ऐसी लड़कियां क्या सोच रही है। आई एम डेड श्योर दैट अकॉर्डिंग टू देम इट्स अ नो ब्रेनर कि मेरे हैं 50%। इट्स अ नो ब्रेनर। आज की जनरेशन, जेन जी और जेन एक्स की आप बात करो, जेन वाई, दे नो द लॉ। एंड like in my house, I have daughters, we can't even talk about equality. मतलब they are saying, बात क्यों कर रहे हो? मतलब कुछ मन में है क्या कि इक्वल नहीं है? डू यू गेट द ड्रिफ्ट? ये क्वेश्चन ही क्यों है कि बराबर है? ऑफ कोर्स बराबर है। सो आई एम श्योर, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रणवीर, की पेरेंट्स शायद सोच रहे हैं अरे नो ब्रेनर है, बट बेटे का है, और बेटी का सोच रही है नो ब्रेनर है, 50% मेरा है। कितना बड़ा रिफ्ट है, और आप बीज बो रहे हो किसके? बवाल होने के, जो हर बिजनेस फैमिली में होता है। सो इसको सॉर्ट आउट करना, फिक्स करना बहुत जरूरी है। अमेरिका, यूरोप में क्या होता है? It's exactly like this. There's no difference? There's no difference. The inheritance is same for the children, but it's driven by your will. It's driven by, if there is no will, so for example, I can choose to, give X or Y percentage, but this discrimination against the female children is far more rampant in India as compared to the Western countries. बदलेगा ये? बिल्कुल बदलेगा। नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस ओनर से जिनसे मैं बात करता हूँ, देखो क्या हो रहा है रणवीर, ये भी एक रियलिटी, आई कांट से सैड रियलिटी, बट लॉट ऑफ सेपरेशंस आर हैपनिंग, डिवोर्सेस बहुत हो रहे हैं। तो बिजनेस ओनर क्या सोचता है कि यार मेरी लाइफ टाइम में हो सकता है नहीं हुआ डिवोर्स, क्योंकि 20 साल बाद भी हो रहे हैं, 15 साल बाद भी हो रहे हैं। एक तो ये, दूसरा वो ये कहते हैं मेरी बेटी, इन मैनी केसेस दे आर नॉट वर्किंग फाइनेंशियली। हर एक बाप की एक इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा है कि यार मेरी डॉटर्स जो है ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। अगर किसी फैमिली में वो रह रही हैं, इसलिए नहीं रह रही कि उनका रोजी रोटी, वो चॉइस से रह रही हैं, प्यार के लिए रह रही हैं, फैमिली के लिए रह रही हैं। सो इसीलिए टू आंसर योर क्वेश्चन, इंक्रीजिंगली आई एम सीइंग द फादर्स ऑल्सो थिंकिंग, नहीं यार, जैसे पहले तो 0 था ना, शादी कर दी तो सब बेटे का 100%। I will not say the mindset has become 50-50, but in their mind it is कि बेटे को थोड़ा सा ज़्यादा मिलना चाहिए कि चला रहा है, लेकिन बेटी के नाम पे होना चाहिए कुछ। और ये बड़ा पॉजिटिव चेंज है इंडिया में, एटलीस्ट द नीडल हैज़ मूव्ड। ओके, अगला सवाल, स्पेशली अगर हम कैलकाटा की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस फैमिलीज हैं जो 5-6 जनरेशन से अपने बिजनेसेस को ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल। उन सारे फैमिलीज में कॉमनैलिटी क्या है? तो देखो क्या है उसमें, क्या किया लोगों ने, या तो साथ रहो या अलग हो जाओ, बीच में मत लटके रहो। सो मैं एग्जांपल देता हूँ, भाइयों की जमरी है, प्यार है, सेक्रीफाइस कर दोगे, साथ रहो। झगड़ा हो रहा है, फादर कहेगा बेटा अलग हो जाओ। मतलब हर जनरेशन के साथ ये गेज किया जाता है, हर जनरेशन के साथ अलग। सो इफ़ यू सी सेम ब्रांड नेम के
मेरे दादाजी के भाई के बेटों का भी ये ब्रांड है, मेरे दादाजी के उस वाले फैक्शन का भी ये ब्रांड है. सो दे मे नॉट हैव चेंज द ब्रांड नेम, बट दे हैव डिवाइडेड द बिजनेस ओवर सच अ पीरियड ऑफ टाइम. हमको लगता है वो एक फैमिली है, बट देर आर वेरियस फैक्शंस ऑफ द फैमिली, बिकॉज दे अंडरस्टूड, दे हैड द विजन कि साथ रहोगे तो बर्तन बजेंगे, तो भैया इनको सेपरेट आउट कर दो, कोई लड़ाई नहीं हो. ऑप्शन 1. ऑप्शन 2, इन रेयर केसेस, सो सपोज देर आर 4 फैक्शंस ऑफ द फैमिली, तो हो सकता है 4 पार्ट नहीं हो, 2 इकट्ठे जिनमें प्यार है वो साथ हैं, और 2 फैक्शन अलग हैं. सो इसका ट्रिक ये है विजुअलाइज करना कि साथ रह सकते हो कि नहीं रह सकते, डिवाइड कर दो, सेपरेट हो जाओ, नहीं तो प्यार के साथ चलाओ. दिक्कत क्या है? प्यार से रहेंगे मेरे बच्चे, ये आपकी सोच है और खून के प्यासे हुए हुए हैं. दैट इज द प्रॉब्लम. बट लॉट ऑफ द कैलकाटा बिजनेसमैन आर फ्रॉम मारवाड़, द शेखावट रीजन और जैन्स, हु गॉन फ्रॉम देयर. उनमें है ये वाली बुद्धि कि यार नहीं, फोरसाइट है. दैट्स वेयर दे आर सर्वाइव्ड अक्रॉस जनरेशंस. फ्यूचरिस्टिक हैं. पोटेंशियल प्रॉब्लम को देख लेना, समझ लेना, डिनाई नहीं करना. देखो क्या होता है ना कि झूठ आदमी सबसे ज़्यादा अपने आप से बोलता है. वो अपने आप से झूठ नहीं बोलते, उनको पता है भाई नहीं जमेगी भाइयों की, बिजनेस को तो चलाना है ना, तो अलग करो यार. वैसे तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ अब नेक्स्ट सवाल के बारे में, बट आपसे एक सवाल पूछूंगा. आपने इतने सारे बिजनेस फैमिलीज को स्टडी करा है, तो मारवाड़ी बिजनेस फैमिलीज और गुजराती बिजनेस फैमिलीज में फ़र्क क्या होता है? ओके, लोगों को दूर से लगता है एक जैसे से हैं. कॉमनैलिटी ये है, हिसाब किताब में, मैथमेटिक्स में अव्वल दर्जे के हैं, फाइनेंशियली प्रूडेंट हैं, लाइफस्टाइल बिल्कुल सेम जैसी है, देखने में सेम है लेकिन बड़े डिफरेंसेस हैं. सो आई विल से दैट मारवाड़ी बिजनेसमैन आर मोर मेथोडिकल. जैसे पढ़ता सिस्टम है, वो बिरलाज ने निकाला है. पढ़ता मतलब भैया शाम को घर जाते वक्त बता देना क्या अंदर आया आंटी में मेरी, ठीक है. सो दे आर मच मोर मेथोडिकल, मच मोर सिस्टमैटिक. Gujaratis, on the other hand, are, I think, more liberal, more adaptable. Second difference is Marwadis are very, very traditional, very hierarchical. Gujaratis, I find, are slightly more liberal. And I think, this is my guess, because when I see almost every Gujarati family has somebody in Atlanta or that region of America. So there's a lot of westernization. Whereas मारवाड़ी लोगों के ऐसे नहीं है कि बच्चे बाहर नहीं है, बट उनका काफ़ी बिजनेस इंडिया में ही सीमित है. सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस. गुजरातीज आई फाइंड मोर लिबरल, मोर ब्रॉड माइंडेड, रिस्क एपिटाइट दोनों में है, एंड मेथोडिकल मेरे को लगता है मारवाड़ी लोग थोड़े ज़्यादा हैं. एक सुपर पावर है जो मैंने गुजराती बिजनेस फैमिलीज में नोटिस करा, और ऑनेस्टली हर गुजराती हाउस होल्ड में नोटिस करा. मेरी मम्मी भी गुजराती है, सो आई सीन इट अप क्लोज. ओके, सुपर पावर ये है कि गुजराती विमेन आर फैंटास्टिक एट रनिंग फैमिलीज एज वेल एज रनिंग बिजनेसेस. एंड ये मैंने हमेशा नोटिस करा है कि इवन इफ दे आर नॉट एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन द बिजनेस, वो अपने हस्बैंड्स को डिटेल में गाइड करते हैं इफ द मैरिजेस आर लास्टिंग. दैट्स द अदर एंगल. बट I think, at least in my eyes, when it comes to Gujarati business families, जो family की matriarch है, female head, they always have a role to play a little bit in business. ये मैंने notice करा है. I don't know about it. This is an amazing thing, and therefore my hypothesis, this is just from observation, that Gujaratis I find more liberal, more broad-minded. Maybe it is coming from there. कि women have a role to play, and I personally think it's a good thing. Because आप ये देखो, बोलते हैं ना lonely at the top. एक बिजनेस ओनर अपना रोना किसके पास जाके रोए, अपना दर्द किसको बताए, एम्प्लॉय को, वो तो मैनिपुलेट कर देगा. सो इफ योर लाइफ पार्टनर इज समवन विद whom you can share your pain, and she can value add in giving your perspective, like you talked about your mother. And I think maybe this is one of the secrets of Gujarati businessmen being so successful. Honestly sir, अभी मेरे बिजनेस करियर के ऑलमोस्ट 10 साल खत्म हो चुके हैं. इफ आई वांट टू गेट रोमांटिकली इन्वॉल्व विद एनीवन, ये मेरी कंडीशन होती है. आई शुड बी एबल टू टॉक वर्क विद द पर्सन. अच्छा, बहुत ज़रूरी है ये. ओके, अमेजिंग. या तो एंड आई जेन्युइनली फील कि दुनिया भर की औरतें स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ी बनाती है. दे ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट. So I also agree with that. So the culture which I come from, not from my family side,
बट फ्रॉम माई द कॉरपोरेशन आई वर्क फॉर, ऑफिस की कोई बात घर पे नहीं होगी, ठीक है। बट रिसेंटली जब ये कोविड आया, वर्क फ्रॉम होम हुआ, सो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत बातें सुनाई दे देती हैं, यू नो। बट आई एग्री विद यू, आई थिंक देयर सेंस ऑफ पीपल इज वेरी शार्प एंड समटाइम्स देयर इज नो लॉजिक, इट्स जस्ट प्योर इंट्यूशन। अगर उन्होंने बोल दिया बंदा ठीक नहीं है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको 5-7 साल बाद पता चले या 20 साल बाद कि वो ठीक नहीं था। सो आई एग्री विद यू, वन इज इंट्यूशन एंड आई ऑल्सो थिंक द वे दे लुक एट थिंग्स एंड द वे गाइज लुक एट थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। हमारे पैरामीटर्स ही अलग हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी दैट यू आर हैविंग कि दोनों maybe you bring, they both bring complementary things to the table and it's wonderful. Do you think great marriages can lead to great businesses? I think so. पर लेकिन रणवीर, मैं हमेशा ये कहता हूँ, अपने लाइफ पार्टनर को अगर बिजनेस में लाना है ना, तो ये वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज है। Okay. फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। मेरा ये अपना व्यू है, डेटा मेरे पास बहुत है, कहोगे तो मैं बता भी दूंगा। सक्सेस होगी तो सुपर सक्सेस होगी, बट इट्स वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज। ये मत सोचना कभी कि हमारे में इतना प्यार और अंडरस्टैंडिंग है तो बिजनेस में चलेगी। चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर हाई, बट इफ यू कैन क्रैक द कोड एंड सेट सम प्रोटोकॉल्स, आई थिंक इट कैन बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। यू नो, लेट्स टेक बायोटेक का केस, ठीक है ना, लेट्स टेक द पिरामल फैमिली, यू नो, नंदिनी पिरामल एंड पीटर, यू नो। सो बहुत सारे केसेस हैं कि जिसमें हस्बैंड वाइफ कॉम्बिनेशन हैव रियली वर्क, बट थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से। आई थिंक सो। टेम्पलेटाइजेशन जरूरी है। पहले ये समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ, आई एम पुटिंग अ बड़ा वाला डिस्क्लेमर, ऐसा वाला डिस्क्लेमर नहीं है जो पढ़ा नहीं जाता। ये थोड़ा सा बोल्ड एंड हाई में है कि शुड हस्बैंड एंड वाइफ वर्क टुगेदर। मेरा अपना व्यू ये है, अगर सिनर्जी है दस दे कैन वर्क, बट ये मान कर चलो that conflict zones आएंगे which can even destroy your personal relationship. So if you call it out शुरू में ही और बता दो यार आएंगे, और उसके लिए आप पहले ही प्रोएक्टिव एक्शन ले लो, तो चांसेस आर मिटिगेटेड। लेकिन अगर आप कौन सी अजम्पशन पे चल रहे हो, जैसे मैंने पहले बोला बच्चों में तो प्यार रहेगा, हमारा प्यार हमेशा रहेगा, नहीं, सो देन इट कैन वर्क। ओके, अगला सवाल इंटरेस्टिंग है। क्या बिगड़े हुए बच्चे भी बिजनेसेस ग्रो कर सकते हैं? बिगड़े हुए की परिभाषा इस पर डिपेंड करता है। अगर आप ऑफिस में आ जा सकते हो, बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकते हो विदाउट गिविंग इट अवे, तो चला सकते हो। या आई एम सेइंग कि अगर आप बिगड़े हुए हो और वो बिगड़े वाली चीज को, जैसे जैसे मैंने बोला आयरन वॉल है, भाई मैं जो भी करूं मेरे पर्सनल टाइम में तनु की, मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं, बट इफ आई शो अप इन अ बोर्ड मीटिंग एंड आई स्लीप ऑफ, और इफ आई एम डिस्ट्रैक्टेड या टॉपिक ए हो रहा है बी हो रहा है, ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं, देन बेटर टू स्टे ऑफ द बिजनेस, प्रोफेशनलाइज कर दो। डज दैट आंसर द क्वेश्चन? या एक और सवाल है, अंडर व्हाट कंडीशंस शुड यू स्टे आउट ऑफ बिजनेस? अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका दम घुटता है, आपका मन नहीं होता, और आप में कुछ और करने की आग है, बिजनेस में बिल्कुल मत आओ। प्रोफेशनलाइज कर दो, सिस्टम प्रोसेस अच्छे खासे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, और एनफ एंड मोर एग्जाम्पल्स हैं कि सिर्फ खून ही नहीं चला सकता, दूसरा भी चला सकता है। बिल्कुल मत आओ, घुट घुट के मर मर के जियोगे, अपना भी बर्बाद कर रहे हो, बिजनेस को भी। यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू एनीबडी। ओके, ताकि और भारतीय भारत का सच जाने, इसलिए मैं आपसे ये पूछूंगा कि दिल्ली के अमीरों और मुंबई के अमीरों में फर्क क्या होता है? टची सवाल है। तो दिल्ली के अमीर थोड़े लाउड होंगे, वड्डी वड्डी गड्डियाँ होंगी, थोड़े शोशेबाजी होगी, थोड़ा लड़कियों को दिखाना, इम्प्रेस करना। बॉम्बे के रईस थोड़े सटल होंगे, दे विल ऑल्सो हैव लॉन्गर कार्स, बट द म्यूजिक विल नॉट बी ब्लेयरिंग विद द मिरर्स डाउन। इफ दे गो टू अ high-end restaurant, they won't be boisterous. And I've seen in Mumbai, like there are some places you would also know जहाँ पे टेबल छोड़ो सीट नहीं मिलती वीकेंड में, and they'll say look this section is reserved for me. That's their way to show off. But they will not make a हल्ला गुल्ला. So दिल्ली के अमीर शोशा करेंगे और देखेंगे भाई देखा कि नहीं, मैंने इतना हल्ला किया, मैंने इतनी बड़ी गाड़ी में आया। बॉम्बे वाला अपने में सेल्फ कंटेन्ड है, ठीक है, एंड ही विल नॉट बी सो लाउड एंड ही इज नॉट पीपिंग कि किसी ने देखी कि नहीं मेरी गाड़ी। सो ये डिफरेंस है। इट्स अ बिग कल्चरल डिफरेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। पर कोई बिजनेस ओरिएंटेड डिफरेंसेस हैं? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है।
मैं ये सोचता हूँ कि बॉम्बे में सच ज़्यादा है, सॉरी बॉर्न दिल्लीआइट वर्किंग इन दिल्ली, बॉम्बे में सच ज़्यादा है, बॉम्बे में सीधी सपाट भाषा है, सेठ ये नहीं हो पाएगा। दिल्ली में थोड़ा सा ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर है, बॉम्बे में आई विल नॉट से अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर है, जो डिलीवर है वही प्रॉमिस, जो दिखता है वही है। सो आई थिंक एथिकल, it's much easier to do business in Bombay because what you see is what you get. So I think it's a very big difference. सर एक और भारत सेंट्रिक सवाल है, और ये डिस्कशन ना मैंने मुंबई में सुनी है अक्सर। डिस्कशन ये है कि यार ऐसा लगता है कि टियर 2 सिटीज़ में मनी पोटेंशियल ज़्यादा है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारा पैसा भरा पड़ा है टियर 2 में, क्योंकि स्पेंडिंग हल्के से कम होती है टियर 2 टियर 3। इज दिस ट्रू कि अर्निंग पोटेंशियल इज हायर इन द इंटीरियर्स ऑफ इंडिया? सो देखो, इसका आंसर पता क्या है कि आदमी का जो एक्सपीरियंस है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। अब टियर 2 से आप एक्सपेक्ट इतना कम करते हो, वहाँ थोड़ा बहुत भी होता है, बड़े हल्ले करने लग जाते हैं। यू गेट माई पॉइंट। बट गाड़ियाँ ज़्यादा कहाँ बिकती हैं, टियर 2 में या टियर 1 में? लग्जरी कार्स ज़्यादा कहाँ बिकती हैं? अगर दिल्ली में 200 यूनिट बिकेंगे एक कार के, और अगर इंदौर में 20 बिकेंगे, तो वो 20 ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट वहाँ से 10 कर रहा हूँ। सो दैट इज़ वन थिंग। टियर 1 स्टिल हैज़ मोर मनी, बट येस, द वेल्थ इज percolating डाउन। सो 5 years 10 years बैक, इफ यू सी द luxury car network or dealership consumer durable network or luxury brands network, it wasn't there so much। इतने फैंसी शोरूम्स टियर 2 टियर 3 में नहीं थे, आज वाइबल हो रहे हैं। बट टू से कि टियर 2 में ज़्यादा पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ नेचुरली ज़्यादा है, क्योंकि डिनोमिनेटर कम है। अगर एक चीज़ का डिनोमिनेटर कम होगा, सैचुरेशन कम होगी, तो पोटेंशियल ज़्यादा है। बट एज ऑफ टुडे, टियर 1 डेफिनेटली इज लार्जर एंड अ बिगर मार्केट देन टियर 2 टियर 3। ओके सर, बिजली MBA का एक आखिरी सवाल ये है कि बहुत सारे जेन जीज को $multi-million करियर्स चाहिए, बट एक छोटी सी रियलिटी चेक की ज़रूरत भी है। प्लीज़ शेड लाइट ऑन द टाइम रिक्वायर्ड, एंड प्लीज़ टेल अस कि किन चीज़ों का बलिदान देना पड़ता है इन द परस्यूट ऑफ मेकिंग $multi-million बिजनेसेस। सो सिर्फ एक ही मेरी एडवाइस है जेन जी को, बिकॉज आई ऑल्सो सिट इन सम ऑफ द स्टार्टअप कॉन्टेस्ट्स, कि उनको ऐसा लगता है कि ऐसे ही हो जाती हैं चीज़ें, बिकॉज मीडिया इज़ प्रॉब्ली ट्राइंग टू टेल देम दिस। सो वन, आई वॉन्ट टू टेल देम, मेहनत करनी पड़ती है, नंबर 1। नंबर 2, फेलियर होगा, बहुत बार होगा। नंबर 3, पिवट करना पड़ेगा। आपका जो सो कॉल्ड वर्ल्ड चेंजिंग आइडिया है, हो सकता है वो 4 बार चेंज हो और कुछ और ही बन जाए। नंबर 4, जो भी आपको बोल रहा है कि क्विक मनी है, जल्दी बिलियनियर बन जाओगे, वो आपको गुमराह कर रहा है। देयर कैन बी, सी, एन एक्सेप्शन कैन नॉट बी द रूल। IIT में 1 करोड़ की सैलरी मिलती है। अगेन, स्टैटिस्टिक्स आर फूलिंग अस। सो आई वॉन्ट टू टेल देम, पेशेंस रखनी पड़ेगी, हार भी होगी, खून भी निकलेगा, चोट भी लगेगी, हर्ट भी होगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी चैलेंज होगा। दैट इज द पार्ट ऑफ द जर्नी, एंड दैट्स व्हाट आई सी। वट एवर जेन जी आई इंटरेक्ट विद, 3 या 4 फेलियर होते हैं ना, तो बड़ा लो हो जाते हैं, और वो किसी को बता भी नहीं पाते अपना दर्द। आई कैन सी कि दे आर फीलिंग लॉस्ट इनसाइड, दे आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, वेयर हैव आई गूफ्ड अप। वो तो $multi-millionaire बन गए, कितने बन गए भाई? पेशेंस रखो, जल्दी का काम कोई नहीं है, और अपने दिमाग दिल से फियर ऑफ जजमेंट हटाओ। एब्सोल्युटली, बेशरम बनो थोड़े से। और जल्दी क्या है, जल्दी काहे की है प्यारे? बन जाना 30, जरूरी है $multi-million 30 में ही बनना है, 40 में बन जाना। ये जो इतना प्रेशर अननेसेसरी क्रिएट किया हुआ है। एंड रणवीर, आई थिंक थ्रू योर दिस फोरम आई वांट टू से दैट, मैं ये सोचता था कि हमारी जनरेशन में बड़ा कंपटीशन है, बट आई थिंक जेन जी का जो प्रेशर है, एंड इट्स नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम पिक्चर्स, दैट्स वन पीस, बट इट्स ऑल्सो अबाउट, एंड इट्स नॉट अबाउट जेलसी, इट्स अबाउट मैंने क्या गलती कर दी, दैट अदर पर्सन डिड राइट। सो आई वॉन्ट टू टेल देम, ये जो आपने बोला कि जजमेंटल मत हो, हर एक की जर्नी अलग है, हर एक का रास्ता अलग है, सारे फैक्टर्स को लगाओ ना यार, तभी लाइक टू लाइक, एप्पल टू एप्पल तभी कंपेयर होगा ना। Maybe you're not building in all the factors and just destroying your self-concept, self-respect, self-confidence. ऐसा नहीं है। पता है, ये आपने सुना ना कि शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स हो गए हैं सबके, रील्स की वजह से, शॉर्ट्स की वजह से।
आई थिंक इट अप्लाइज हेविली ऑन जेन जी करियर्स ऑल्सो. ये स्किल डिफरेंस है. मिलेनियल्स में, आपकी जनरेशन में फोरसाइट होती थी कि ओके लेट मी विजुअलाइज व्हाट 20 years from now will look like, what 40 years will now from look like. That combined with ये सब fear of judgment, getting overwhelmed by the pressures around, Yeah. थोड़ी मजबूती की ज़रूरत है, which is there in a few Gen Zs, but it needs to be there on a larger scale. Anyway, sir, अब बिजली MBA खत्म. We will start the सुकून oriented business podcast. डिटेल्स के साथ, टेम्पलेट्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे ताकि लोग नोटबुक और पेन लेकर अपनी लाइफ बदलें थ्रू दिस एपिसोड. लेट्स बिगिन. परफेक्ट. ओके. एक्चुअली प्रैक्टिकल चैप्टर्स की शुरुआत. अगेन दिस हैज़ टू बी द मोस्ट वैल्यू एडिंग पॉडकास्ट ऑफ द ईयर सर. इसलिए चैप्टर 1 में हम बात करेंगे पर्सनलाइज्ड पर्सनल फाइनेंस स्ट्रैटेजीज के बारे में. ये 2 पर्सपेक्टिव्स है. पहला पर्सपेक्टिव फॉर समवन कंप्लीटली सेल्फ मेड, जिनके फैमिली के पास पैसे नहीं है, क्या करना चाहिए. सेकंड पर्सपेक्टिव, जो लोग थोड़ा बहुत इनहेरिट कर रहे हैं अपने फैमिली से, ये भी समझाइए. देखो, जो बिल्कुल ही फैमिली बैकिंग नहीं है, एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप बिजनेस फैमिली की बात कर रहे हो या नौकरी वाले की? इन द फर्स्ट केस या नौकरी वाले की. नौकरी वाले की. जी. तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले ये जो नौकरी वाले को ये देखना है कि अगर आज के टाइम में इवन बिफोर AI हैड कम इन, ऐसा समय ज़रूर आएगा जब 6-8 महीने या साल, इफ़ बोथ ऑफ यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर मैरिड, एक की जॉब नहीं होगी और ऐसा भी हो सकता है 2 की नहीं हो. सो स्टार्ट सेविंग फॉर द रेनी डे. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 ये है कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन बन गया है, घर होना चाहिए, घर जल्दी खरीदो. सो द पीपल हु हैव बीन सक्सेसफुल इन देयर जॉब्स, एक रेजोल्यूशन होता है कि घर रिटायरमेंट के बाद बनाऊंगा, मुझे कलकत्ता फेंक दो, औरंगाबाद फेंक दो, मैं जाऊंगा. सो घर बनाने की इतनी जल्दी नहीं करनी. अगर आपको बनाना भी, यू शुड बी फ्लेक्सिबल टू लिव इन अ रेंटेड एकोमोडेशन. थर्ड थिंग ये है दैट डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. इफ समबडी इज टेलिंग यू पोर्टफोलियो PMS ले लो, बट यूज म्यूचुअल फंड, यूज PMS, यूज वेरियस थिंग्स टू कीप ऑन ग्रोइंग योर पोर्टफोलियो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अपने मन में एक टारगेट रखो और वो कहीं डॉक्यूमेंट कर दो, क्योंकि वो मूविंग गोल पोस्ट है कि यार ये मेरे पास मेरी नेटवर्थ हो जाती है तो आई विल फील सिक्योर इन लाइफ. इट इज़ अ कंटिन्यूसली मूविंग गोल पोस्ट. हाउ एवर बिल्ड इन्फ्लेशन इन टू इट, बिकॉज वॉट हैपन्स रणवीर की जब वो मूव करता रहता है ना, तो आप अपने आप को फिर यू आर हार्श ऑन योर सेल्फ, क्योंकि यार मेरी नेटवर्थ इतनी है, उसकी इतनी है. सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. मैं 1-2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. द पॉइंट आई डोंट वांट टू ऐड, व्हिच यू ऑलरेडी एडेड, इज PMS फर्म्स. ये कोई हमें बताता नहीं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस नाम की एक चीज़ होती है. हर किसी को लगता है यार कि मैं पर्सनल फाइनेंस कैसे करूँगा, आई डोंट इवन नो इट. माई सोल्यूशन इज PMS फर्म्स ढूंढो and work with them and target working with them early. अलग अलग PMS firms में अलग अलग lower thresholds होते हैं, यानी कि minimum कितने पैसे invest करने हैं. तो find a good one which you can fit into. And this data is easily available. It's published data. You can see कि ये PMS providers हैं, last 3 years CAGR क्या है, 5 years CAGR